तो बच्चों हम अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। हमारा आखिरी पैराग्राफ इसमें है कि पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर बच्चों लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने जाना कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को बांट देते हैं कि ये हमारा है, ये उनका है बच्चों। लेकिन प्रकृति कभी नहीं बांटती है। प्रकृति के लिए सब एक समान है, चाहे वो ये देश हो चाहे वो कोई और देश हो। वो देशों को विभाजित नहीं करती है, वो देशों को एक समान रखती है, एक ही वातावरण दोनों जगह पे देती है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर टिकता है। अर्थात एक देश की सुगंध को दूसरे देश में भेजती है। माध्यम बादल है बच्चों। बादल के माध्यम से प्रकृति क्या करती है, एक देश की जो सुंदरता है, जो उसकी सुगंध है, जो उसकी खुशबू है, उसे क्या करती है, उसे दूसरे देश को भेजती है, जिससे वो भी सुगंधित और आनंदित हो जाए। और पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव, और वो क्या करती है, जो वहाँ की मनमोहक खुशबू होती है, उस खुशबू को वो पक्षियों के पंखों पर सजा देती है। और जब वो पक्षी दूसरे देश में पहुँचते हैं और जब वो वहाँ पर अपने फैला के उस प्रकृति में वो क्या करते हैं, प्रकृति का वो अर्पण कर देते हैं, वो दे देते हैं, और उसकी खुशबू क्या होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है बच्चों। और उसकी सुंदरता को वो अपने भी आत्मसात करती है और चारों तरफ प्रकाशित भी करती है, यानी उस देश को भी पूरी की तरह वो सुंदरता को प्रदान कर देती है। अब इसका माध्यम एक और भी है कि और देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब बच्चों आंकते हैं, आंकते का अर्थ होता है बच्चों अनुमान लगाना। सुगंध जैसा कि मैंने आपको कहा था कि खुशबू होती है। सौरभ भी सुंदरता का ही एक रूप है, सुंदर या सुवास, इसे भी हम उसी नाम से जानेंगे, इसका भी अर्थ वही है। पाँखों, पाँखों यानी बच्चों होता है पंख। पंख जो होते हैं ना पक्षी के, वो पंख हैं। फिर तीरता, तीरता का अर्थ होता है बच्चों कि तैरता, यानी तैरते हुए उस पर वो जाता, मतलब कहीं वो विचलित नहीं होता, कहीं गिरता नहीं है वो, लेकिन उस पर वो तैरते हुए जाता है। कहाँ, दूसरे देश में। पक्षी इस देश से अपनी सारी सुंदरता को अपने पर समाहित करता है, यानी कि अपने पंखों पर सजा लेता है, और पंखों पर सजा कर वो तैरते हुए वहाँ से जाता है, जिससे वो चीज़ कहीं बिखरे नहीं, उसकी सुंदरता को उस देश तक वो पहुँचाए। तो वो तीरता का मतलब क्या होता है, तैरना। और एक देश का भाप यानी उष्णता, गर्मी। तो और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी कि दूसरे देश के भाप को यानी गर्मी को अपने में समाहित करके बादल क्या करते हैं, यानी प्रकृति क्या करती है, उसे एक दूसरे देश के भाप को इकट्ठा करके और दूसरे देश में उसको बादल के रूप में पानी की तरह बहा देती है, यानी बरसा देती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पूरे प्रकरण में यानी पूरे अध्याय में प्रकृति ने बहुत सुंदर अवलोकन किया है, यानी रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकृति के उन सुंदरता का वर्णन किया है जिसे हम इंसान जान तो नहीं पाते, समझ नहीं सकते उसे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उससे अछूते हैं या हमें वो मिलता नहीं है, हमें वो अलग अलग रूपों में अलग अलग भ्रांतियों में प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ जाना कि कैसे हम तो केवल हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, चीज़ों को बांट देते हैं कि ये तुम्हारा वहाँ है, लेकिन प्रकृति के लिए ऐसा नहीं होता बच्चों। प्रकृति के लिए तो सब एक जैसा है, उससे सबको एक ही दृष्टि से देखती है। अब यहाँ पे अगर हमें खुशबू दे रही है तो अगले देश को वो गर्मी नहीं देगी या दुर्गंध नहीं देगी, वहाँ पे भी उन्हें वो खुशबू ही प्रदान करेगी, क्योंकि उसके लिए प्रकृति के लिए हम सभी एक हैं, अलग नहीं हैं। और इसकी वो क्या करती है कि एक देश की सुगंध को इकट्ठा करके वो दूसरे देश को वो सुगंध भेज देती है। और वो माध्यम हमारे बादल हैं, हमारे पक्षी हैं,
पक्षी कैसे हैं बच्चों? पक्षी ऐसे हैं कि पक्षी के जो पंख होते हैं उस पर वहाँ की फूलों की सुंदरता, जो उसकी सुंदरता के वर्णन को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उसकी खुशबू को हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं कि उस खुशबू को वो अपने पंखों पर सजाकर तैरते हुए इसलिए कहा जा रहा है बच्चों कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं खंडित ना हो जाए। तो इसलिए वो उसको क्या करता है, तैरते हुए दूसरे देश में जाकर और उसे प्रकृति के हवाले कर देता है, प्रकृति को प्रदान कर देता है और प्रकृति उसे चारों ओर फैला देती है और उस खुशबू को हम सभी आत्मसात करते हैं, आनंदित होते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये पर्यावरण या ये प्रकृति, ये किसकी देन है बच्चों? ईश्वर की। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने इन्हें भगवान के डाकिये के रूप में दर्शाया है, यानी ईश्वर के भेजे हुए संदेश वाहक, जो हम उनकी भाषा को ना समझें, लेकिन वो अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को करने से अकिंचन मात्र भी दिखते नहीं हैं और प्रकृति के द्वारा वो हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर हम उसी चीज़ को देख रहे हैं बच्चों कि पूरी कविता के माध्यम से लेखक ने प्रकृति को ईश्वर की देन माना है और ईश्वर का एक संदेश वाहक पक्षी और बादल को, जो तैरते हुए पक्षी अपने पंखों पर सजाकर घूमते हुए एक देश की सुंदरता को दूसरे देश में आनंदित करता है, कैसे उनकी सुगंध को हमारी तरफ फैलाता है, कैसे वहाँ की गर्मी को आत्मसात करके बादल दूसरे देश में उसको पानी की तरह, यानी बरसात की तरह उसको बहा देते हैं। और जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो किसे अच्छी नहीं लगती है बच्चों? बारिश किससे ख़राब लगती है? सभी को आनंदित करती है। बारिश में लोग निकल कर भीगते हैं तो वो आनंद तो प्रकृति ही दे रही है ना बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आपकी एक्सरसाइज मैं आपको जल्दी ही भेज दूँगी, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।